हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो शेयर के हम लोग लास्ट क्लास में सारे थ्योरीज डिस्कस कर लिए थे 2 लेक्चर्स में। अब हम लोग एक एक करके वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हर एक न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का होगा अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके शेयर के अंदर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 300 by 600 mm कैरीज ए मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन. The beam is reinforced with 420 bars for flexural resistance. Calculate the shear reinforcement required for M20. अब 2 पार्ट पूछ रहा है, required for, उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में M20 Fe250 स्टील देंगे तो कितना होगा, M30 Fe500 देंगे तो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में एक एक करके सारी चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझिएगा जो मिस हो जाता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम और उसका साइज दिया 300 by 600, कहीं से भी पता नहीं चला, और बीम का साइज़ है तो पता नहीं चल रहा है कि इफेक्टिव है कि ओवरऑल है। तो साइज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ओवरऑल साइज़ बताता है। हमेशा जब भी साइज़ लिखा रहेगा तो 300 by 600 mm ओवरऑल रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करें और गिवन कंडीशंस को हम इसके अंदर से डिराइव करें तो हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हम लोगों को बी मिल रहा है 300 mm, कैपिटल डी मिल रहा है हम लोगों को 600। सबसे पहला गलती यहीं पे हो जाता है स्टूडेंट से कि हम लोग इसको इफेक्टिव डी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ए मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन, कहीं पे भी ये मैक्सिमम के आगे ये नहीं लिखा है कि ये फैक्टर्ड है या फिर ये डिज़ाइंड है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये वी आपको गिवन है 200 किलो न्यूटन। आपको डिज़ाइन करना तो आपको फैक्टर्ड लेना होगा, तो आपको वी यू निकालना होगा 1.5 इंटू 200 इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन। ये सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ के आपको निकालना होगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स दिया है, इसका मतलब है अनफैक्टर्ड है। फैक्टर्ड या डिज़ाइन अगर निकालना है या अल्टीमेट शेयर फोर्स निकालना है तो आपको वी यू करना पड़ेगा वी को। ठीक है, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 420 बार फॉर फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस। फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बेंडिंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि बेंडिंग के लिए 420 बार्स दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग से रेजिस्ट कौन करा रहा था, AST करा रहा था। तो AST कितना है हम लोगों का 425। कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर। 120 स्क्वायर का 314.15 होता है, तो 4 का हो जाएगा 1256.60 mm स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि अब आप निकालिए अब एक एक करके पार्ट पूछ रहा है। पहला पार्ट होगा M20 Fe250 के लिए, दूसरा पार्ट होगा M30 Fe500 के लिए। किसी भी पार्ट के लिए आप निकालिएगा तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस है, बी डी गिवन है। आपको सबसे पहले यहाँ पे इफेक्टिव डी निकाल लेना है। तो इफेक्टिव डी निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले कवर को। तो आप यहाँ पे लिखिए एज्यूम, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि माइल्ड है मॉडरेट है, तो हम लोगों को सिंपल सा पता है कि एज्यूम इफेक्टिव कवर DC इज इक्वल टू 50 mm। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस DC इज इक्वल टू 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550 mm। अब एक बार में सारी चीज़ों को याद कर लीजिए कि आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, शेयर रेनफोर्समेंट निकालने कह रहा है। शेयर रेनफोर्समेंट निकालने का मतलब है ASV निकालने के लिए कह रहा है। जब ASV और SV अब दोनों आप निकालिएगा, तो ASV और SV निकालिएगा तो SV के फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, 0.87 FY ASV इंटू इफेक्टिव D डिवाइडेड बाई VUS। अब आपका V आ चुका है, आप VU निकाल चुके हैं, तो VU माइनस टाउ सी BD आपको वहाँ करना पड़ेगा अगर कंडीशन वैसा हुआ तो। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप शेयर फोर्स फैक्टर निकाल चुके हैं। डिज़ाइन स्टेप्स में ही जाकर के सोचिए कि सबसे पहले आपको क्या करना था, ये निकाल लेना था, ये मिल गया आपको, ये 200 ही दे दिया था, इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा, काम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब शेयर फोर्स मिल गया है फैक्टर, तो हम लोग क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस VU बाई BD होगा, तो इसको तो किसी भी ग्रेड से मतलब नहीं है। इसका मतलब है अभी आप यहाँ जो डेटा लिख रहे हैं ये कॉमन डेटाज हैं। बाद में जब पार्ट 1 सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा, पार्ट 2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा। कॉमन डेटाज में आपका टाउ V हो जाएगा, टाउ V इज इक्वल टू VU बाई BD। वैल्यूज पुट करेंगे, VU है 300 किलो न्यूटन, चेंज कर देंगे इसको 10⁻³ से न्यूटन में। B है हम लोगों का 300 इंटू स्मॉल d हो गया है 550, तो ये कितना आ गया 1.87
818 न्यूटन पर mm²। अब टाउ वी आपका निकल गया। अब हम लोग आते हैं टाउ सी में। जैसे ही हम लोग टाउ सी में आएंगे वहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा टाउ सी। टेबल से देखते हैं, टेबल नंबर 19 से, उसमें हम लोगों का परसेंटेज ऑफ स्टील और उस पर डिपेंड कर जाता है वो FCK पे। इसका मतलब है कि जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे तो मेरा जो आपका टाउ सी का वैल्यू होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टाउ सी मेरा कॉमन डेटा नहीं हो सकता है, ये मेरा कॉमन डेटा है यहाँ तक का। अब हम परसेंटेज ऑफ स्टील तो निकाल सकते हैं क्योंकि ASTM को गिवन है, BDM को पता है, इसको तो ग्रेड से कोई मतलब नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि AST/BD इंटू 100। पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। AST है 1256.6 डिवाइडेड बाई B है आपका 300, D है आपका 550 इंटू 100, ये आ रहा है 0.762%। अब आपको PT मिल गया। अब कॉमन डेटाज आप सारे निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं एक एक करके पहले वाले पार्ट में। अब हम लोगों का पहला वाला पार्ट में क्या कंडीशन था, M20 Fe250, M20 एंड Fe250। इसके लिए पूछ रहा है शियर एनफोर्समेंट बताने पहले। अब इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या है, टाउ वी मिल चुका है कॉमन डेटा से, हम लोगों को निकालना है टाउ सी। तो देयर फॉर M20 कॉन्क्रीट एंड 0.762% of steel as per table number 19 of IS 456/2000। अब यहाँ से हम लोगों को टाउ सी का वैल्यू निकाल लेना है। तो टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को टेबल चाहिए। अब आपके एग्ज़ाम में अगर टेबल या तो हो सकता है फिर से कि आपके लास्ट में क्वेश्चन पेपर के दिया हो, या नहीं तो आपके ऐसा कर सकता है कि आपको सिर्फ इस टेबल में से वो 2 डाटा प्रोवाइड कर देगा जो उसको लग रहा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए उतना सा रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा डेटा गिवन नहीं रहता है टाउ सी का, और टाउ सी को आप किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। तो एज्यूम करने वाला लॉजिक छोड़ दीजिए, कभी भी टाउ सी आपका एज्यूम हो ही नहीं सकता है। इस टेबल के अलावा आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बहुत लेंदी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जिसमें टाउ सी के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन नहीं समझाएगा। तो इसमें हो सकता है कि या तो आपको ये 4 टेबल दे देगा इस तरह से, इतने दूर के लिए आपको कंफ्यूज करेगा कि आप कौन सा वाला निकालना है, 15, 20, 25 सबका दे देगा। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में देखिए आपको क्या देखना है, M20 देखना है, आप ये वाला लाइन देखेंगे। ठीक है। आपको परसेंटेज 0.762 है, इसका मतलब 75 से ज़्यादा है, 1 से कम है। इसका मतलब है आपका टेबल बन गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला। इस तरह से आपको टेबल दे सकता है, या नहीं तो ये 15 वाला भी हटा देगा, सिर्फ ये और ये दे देगा आपको। ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है, M30 है, तो हो सकता है कि टेबल तो कॉमन देगा, तो टेबल आपको इस तरह से इतना बड़ा सा टेबल दे देगा कि 0.762% के लिए इसमें से निकालिए। अब यहाँ पे आप डेटा देखिए आपका क्या क्या गिवन है। फॉर PT इज इक्वल टू 0.75%। टाउ सी कितना गिवन है M20 के केस में, टाउ सी गिवन है 0.56। फॉर PT इज इक्वल टू 1%, टाउ सी इज इक्वल टू 0.62। सेम इंटरपोलेशन दोबारा आ गया। अब आपको निकालना है फॉर PT इज इक्वल टू 0.762%। अब उसके बाद यहाँ पे आपको टाउ सी के लिए इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा देना है। तो हम इंटरपोलेशन कर देते हैं। अब आपको इंटरपोलेशन पता होगा, हायर माइनस लोअर 0.56 0.62 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाई हायर माइनस लोअर 1 माइनस 0.75। उसके बाद जिस भी कंडीशन को हम ले रहे हैं, जैसे हम 1 से ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 0.762, तो फिर 1 का वैल्यू है 0.62
तो 0.62 ले रहे हैं तो ये उससे माइनस हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहेंगे, आपको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला याद है, आप वो कर लेंगे, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा टाउ सी का। ठीक है, ये आ रहा है 0.56288 आता है, तो हम उसको राउंड फिगर में कर दिए 0.563 न्यूटन पर mm²। अब आपके कंक्रीट में स्ट्रेंथ कितना है 0.563, आपको स्ट्रेस कितना आ रहा है 1.818। इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है टाउ सी से। इसका मतलब है कि कंक्रीट अलोन सफिशिएंट नहीं है, रेनफोर्समेंट भी चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा ना कि टाउ सी मैक्स आपका कितना आ रहा है, क्योंकि टाउ सी मैक्स को से अगर ज़्यादा हो जा रहा था तो ये इस चेक का कोई मतलब ही नहीं है, टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो टाउ सी मैक्स हम लोगों को M20 के लिए हम लोगों को कितना है, तो इसके लिए भी आपको टेबल चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको टाउ सी मैक्स का टेबल ना दे, और एग्जामिनर आपसे चाह रहा हो कि आपको टाउ सी मैक्स का वैल्यूज़, क्योंकि छोटा सा टेबल होता है, 4-5 वैल्यूज़ होते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे टेबल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये वाला टेबल जो है ये आपको नहीं प्रोवाइडेड हो। उस केस में आपको ये वैल्यूज़ जो है ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, जितना आप यूज टू रहेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए M15 के लिए 2.5 है, 20 के लिए 0.3 इंक्रीज़ कर दीजिए, 25 के लिए फिर 0.3 इंक्रीज़ कर दीजिए, अब फिर 30 के लिए 0.4 इंक्रीज़ हो गया, फिर उसका हाफ 0.2 इंक्रीज़ हो गया, फिर वापस 0.3 पे आ गए। इसका मतलब है 0.3 का तो एवरेज कांस्टेंट याद रख ही लेना है। एक जगह पे बस यहाँ पे 0.4 आता है, तो फिर इसको एडजस्ट करके हम लोग दोनों का एवरेज देखिए 0.3 ही है। इसका मतलब है 0.3 का रेंज याद रखिए। ज़्यादातर 20 पूछता है, 25 पूछता है, या नहीं तो 30 पूछ लेता है। 30 जानबूझ के पूछता है क्योंकि पता है 3.1 के बाद लोग 3.4 याद रख लेंगे, क्योंकि 0.3 का गैप है तो इसलिए 3.5 होता है। बस ये वाला चीज़ आप याद रख लीजिए, क्योंकि वो कई बार एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि टाउ सी मैक्स के लिए आपको वैल्यू नहीं दिया है। अब क्वेश्चन आपका M20 के लिए 2.8 है, तो टाउ सी मैक्स है आपका 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक अपना कंडीशन वो लिख देना है, देयरफॉर टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट लेस देन टाउ सी मैक्स, देयरफॉर we will require shear reinforcements। अब shear reinforcement हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब shear reinforcement कैलकुलेट करना है तो किसके लिए कैलकुलेट करना है, जो रिमेनिंग रह गया आपका, जो जितना भी आपका वैल्यू, जैसे आपका स्ट्रेस आया था 1.818, लेकिन आपका 0.563 जो है ये आपका कंक्रीट ले रहा है, तो रिमेनिंग 1.818 में से 0.563 माइनस करके जो रिमेनिंग बचा वही आपका लेगा रेनफोर्समेंट। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर, या हम लोग अभी एक काम करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम लोगों को स्टेप से पता है कि हम लोगों को VUS कैलकुलेट करना है, तो VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD हम लोगों का इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ये जो आपका 0.563 और ये जो 1.818 का जो डिफरेंस है वो हम लोग का, उसके लिए हम लोगों का शेयर फोर्स कितना आया, ये टाउ सी BD हटा देंगे इसमें से, तो हम लोगों का एक्चुअल शेयर फोर्स पता चल जाएगा। अब इसको हम आपका दूसरा तरीका ही बता देते हैं, यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया हम लोगों का VU था 300 किलो न्यूटन था, इसको चेंज कर दिए 10⁻³ में न्यूटन में, माइनस टाउ सी BD, टाउ सी है 0.563 इंटू B है 300, D है 550, ये आ जाएगा 207,105 न्यूटन। राउंड फिगर में हम लोग अभी इसको लिख सकते हैं 207.1 किलो न्यूटन, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को बाद में ये चेंज न्यूटन में ही करना है, इसलिए हम लोग इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया आपका VUS निकालने का। अब दूसरे तरीके से आप VUS कैसे निकालते हैं, कई बुक्स में आपको दिखेगा ये चीज़, ये दिखेगा टाउ V माइनस टाउ सी इंटू BD, ये दिखेगा। मतलब अभी आप क्या किए थे, टाउ सी BD किए थे, मतलब आप क्या किए, कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकाले और आप टोटल वाले शेयर फोर्स में से माइनस कर दिए। सेम चीज़ यहाँ भी देखिए क्या है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, टाउ V BD माइनस टाउ सी BD। टाउ V BD क्या है कि स्ट्रेस कितना आ रहा है टोटल, माइनस टाउ सी BD क्या है कि कितना आपका कंक्रीट का रेजिस्टेंस था। सेम चीज़ है, ये भी न्यूटन पर mm² था, मल्टीप्लाई किया mm² से, ये न्यूटन में बदल गया, ये भी आपका न्यूटन में बदल गया, तो न्यूटन में फोर्स आ गया। तो एक ही चीज़ को लिखने का दो तरीका है, या तो आप टोटल शेयर फोर्स जो निकाले हैं VU उसमें से कंक्रीट का हटा दीजिए, जो रिमेनिंग रह गया वो आपके रेनफोर्स उस शेयर की वजह से आपका वो इतना फोर्स आ रहा है।
या तो आप ऐसा कर लीजिए कि टाउ वी आपका स्ट्रेस आ रहा था, किस एरिया पे आ रहा था, बी डी पे, तो टाउ वी बी डी माइनस टाउ सी बी डी, इसको हम लोग फॉर्मूला बना के लिख देते हैं टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी। दोनों ही तरीके से आप निकालिए, इससे भी आप निकालिएगा तो देखिएगा 207.075 न्यूटन आपका आंसर आ रहा होगा। अब क्यों वो वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिए थे 1.818 और टाउ सी हम लोगों का आ रहा था 0.56288, तो हम लोग उसको राउंड फिगर में 0.563 ले लिए, इसलिए ये वेरिएशन है। अगर आप कैलकुलेटर के एग्जैक्ट वैल्यू को यूज़ कीजिएगा तो ये दोनों आंसर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम आ जाएगा, डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगता है, जो याद हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं हमेशा, तो उनको इस पैटर्न में ही याद करने की आदत होती है, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। निकालना तो VUS है, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, तो सेकेंड अप्रोच इसको लिख देते हैं। अब जो भी अप्रोच से निकाले हम लोगों का VUS आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा, VUS निकल गया है, हम लोगों का टाउ सी मैक्स हम लोगों को पता चल गया है। इसका मतलब है कि अब हम लोगों को रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। बीम का विड्थ कितना है, 300 में आपको क्या एज्यूम करना चाहिए कि बीम का जो आपका सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर, अगर आपका 300 क्वेश्चन में गिवन है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लेग्ड इसमें एडजस्ट कर पाएंगे, आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे 2 लेग्ड। और जब आप 2 लेग्ड स्टीरअप एडजस्ट कर पाएंगे तो आपका जो ASV हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो इसका डायमीटर आप ले रहे हैं। अब डायमीटर आप कैसे लेते हैं, तो डायमीटर आप एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिए एज्यूमिंग 8 mm फाई 2 लेग्ड स्टीरअप। अब इससे क्या होगा, देयरफॉर ASV इज इक्वल टू, अब 2 लेग्ड है तो 2 इंटू एक 8 mm का एरिया कितना हो सकता है, π/4 इंटू 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100.53 mm स्क्वायर। अब आप ASV एज्यूम कर लीजिए। अब आप डायरेक्टली SV के फॉर्मूला में इन सारी चीज़ों को पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, 0.87 FY ASV। एक्चुअली हम लोग ये क्रॉस लगा लगा के लिखते नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो अंडरस्टूड हो जाता है कि बीच में जो कुछ नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है। 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। अब आपको अच्छा, अब ये इसमें कहीं पे भी देखिए कुछ भी नहीं लिखा था कि आपको कौन सा स्टीरअप डिज़ाइन करना है, वर्टिकल करना है कि इंक्लाइन करना है, आपको बस बोला शेयर रेनफोर्समेंट निकालना है। आपको एज्यूम करना है सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एजम्पशन आपके ऊपर छोड़ दिया ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एज्यूमिंग, इस वाले फॉर्मूला को नीचे कर देंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे एज्यूमिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। तो जब वर्टिकल स्टीरअप्स आप एज्यूम किए तब जाकर के आपका ये फॉर्मूला जस्टिफाई हुआ कि वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए SV क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब आप इस वाले फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट कर दीजिए। 0.87 FY आपके क्वेश्चन में गिवन है 250 पहले वाले पार्ट में, ये सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं पार्ट 1 का, यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। 250 इंटू ASV है 100.53, इफेक्टिव डेप्थ है 550 होल डिवाइडेड बाई VUS का फॉर्मूला हम लोग अभी वैल्यू निकाले हैं 207,105। सारे के यूनिट्स आपको सिमिलर हो गए हैं, इसको सॉल्व कीजिए, आपको स्पेसिंग आ जाएगा, ये आ रहा है 58.06 mm। अब 58.06 mm आपका जो स्पेसिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है आपके शेयर को रेजिस्ट करने के लिए, तो आप इससे ज़्यादा का स्पेसिंग तो दे नहीं सकते हैं। आपको ये क्या निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड 55 mm स्पेसिंग। जितना कम स्पेसिंग देंगे उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा शेयर रेजिस्ट करेगा। ज़्यादा दे देंगे तो रिक्वायर्ड 58 आया है, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते हैं, नहीं तो आपका ASV कम हो जाएगा। ASV कम हो जाएगा तो आपका शेयर हो सकता है बीम को ब्रेक कर देगा। अब आप 55 mm ASV स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अब आपको यहाँ पे ASV आप एज्यूम किए थे उसके हिसाब से SV आया है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि ASV मिनिमम कितना होगा इसके हिसाब से।
तो ASV मिनिमम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 SV डिवाइडेड बाई BSV 0.4 BSV डिवाइडेड बाई 0.87 FY। सारे वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं। तो ASV मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये अब इस स्पेसिंग क्या रखेंगे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमको चेक करना है कि हम इतना ASV एज्यूम किए थे, कहीं हम गलती से ASV मिनिमम से कम तो नहीं एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को रखिए। 0.4 इंटू B 300 है, ASV आप 55 प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 0.87 और FY है 250। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 30.34 mm स्क्वायर। Therefore, ASV provided is greater than ASV minimum। हो गया क्लियर? इसका मतलब है कि ये स्पेसिंग भी आप ठीक एज्यूम किए, ये एरिया भी आप ठीक एज्यूम किए। अब यहाँ पे वन लाइन में आप आंसर लिखेंगे, Therefore provide 8 mm 5 two-legged stirrups at a spacing of 55 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर जो हम लोग निकाले, और यही आपका सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आप और प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आप 8 के बदले अगर आप 10 mm लेंगे तो आप 10 mm भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते थे, वो भी आपका ज़्यादा आता, उसका स्पेसिंग भी आपका कुछ 80-90 के करीब आता, तो आपको अल्टीमेटली वो स्पेसिंग देना पड़ता। तो आपके पास दो आंसर्स था यहाँ पे। ये जो एजम्पशन था, ये 8 mm का 2 लेग का, ये 10 mm का भी 2 लेग का एजम्पशन हो सकता है। तो 10 mm के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा, हो सकता है वो भी आपका सेटिस्फाई कर रहा हो, उसके हिसाब से स्पेसिंग देंगे। तो ओवरऑल कॉस्टिंग सेम ही रहेगा। अगर आप 8 एज्यूम किए तो आपको 55 का देना पड़ा, अगर आप 10 का एज्यूम किए तो हो सकता है 95 देना पड़ेगा। तो 95 करके देंगे तो हो सकता है डायमीटर आप ज़्यादा प्रोवाइड किए, रेनफोर्समेंट का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका नंबर ऑफ स्टीरअप्स आपको कम देना पड़ा, क्योंकि आप स्पेसिंग ज़्यादा दिए हैं। तो 1 मीटर में आपको 95 के स्पेसिंग से 10 या 11 बार देना पड़ेगा स्टीरअप्स, और 55 के स्पेसिंग से हो सकता है आपको 20 बार के अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 बार देना पड़ेगा। तो इसमें कॉस्टिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप 8 का एज्यूम कर लीजिए, स्पेसिंग वैसा आ जाएगा। 10 का भी अगर आप अभी यहाँ पे एज्यूम कर लिए होते तो आप तो भी करेक्ट होते, आपका स्पेसिंग उसी हिसाब से आ जाता। तो यहाँ पे हमको कोई एक आंसर फाइनल करना था, तो इसमें मेरा 8 mm 2 लेग फाइनल हुआ, स्पेसिंग 55 हुआ। अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों ही आंसर्स राइट हो सकते हैं, एग्जामिनर आपको दोनों पे मार्क्स देगा, क्योंकि डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर ऐसा ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 8 mm का यूज़ करके कॉस्टिंग बचा लिए हैं, क्योंकि आप स्पेसिंग भी तो कम दे रहे हैं ना, स्पेसिंग 55 दे रहे हैं तो ज़्यादा रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इक्वल ही होगा। आप 8 का प्रोवाइड कर रहे हैं 55 के साथ, ये इक्वल होगा आपका 10 के जब आप प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी रिक्वायर्ड आएगा 90, 95 जो भी रिक्वायर्ड आएगा, वो दोनों एक्चुअली में इक्वल ही है, तो क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, उतने ही शेयर को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रखिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का एक टाइप का, अभी पहला पार्ट हम लोगों का सॉल्व हुआ। अब यही सेम चीज़ को आपको रिपीट कर देना दूसरे वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों को ग्रेड था M30 और FE 500। अब जो कॉमन चीज़ें थी वो सारी हो गई थी हम लोगों की। कॉमन चीज़ें हम लोग क्या क्या निकाले थे, हम लोगों का कॉमन आ गया था, टाउ वी आ गया था, और परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया था। अब हम लोगों को दोबारा से टाउ सी कैलकुलेट करना है, और वो होगा अब M30 के हिसाब से। अब डायरेक्टली हम आपको यहाँ पे टाउ सी का वैल्यू लिख देते हैं। टाउ सी होगा हम लोगों का फ्रॉम टेबल 19 IS 456। अब क्या क्या वैल्यू हम लोगों को गिवन है टेबल 19 में, M30 है हम लोगों का। M30 के लिए अगर हम इसको थोड़ा जूम कर दें, M30 के लिए देखिए कि आपका परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आया है, परसेंटेज ऑफ स्टील आया 0.762।
तो 0.762 मतलब सेम 0.75 और 1 के बीच में, लेकिन अब वैल्यू हो जाएगा 0.59 और 0.66। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका फॉर टाउ सी इज इक्वल टू फॉर पी टी इज इक्वल टू 0.75, टाउ सी इज इक्वल टू 0.75 के लिए हम लोगों को गिवन है, M30 के लिए 0.59 और उसके लिए गिवन है 0.66। तो ये हो जाएगा 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और फॉर पी टी इज इक्वल टू 1%, टाउ सी इज इक्वल टू 0.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम अब निकाल लेना है फॉर पी टी इज इक्वल टू 0.762%। अब हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं कि टाउ सी इज इक्वल टू 0.593। इंटरपोलेशन कर लेना है आपको, अब हम दोबारा नहीं कर रहे, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब टाउ सी निकल गया 0.593। टाउ वी आपका कितना आया था? टाउ वी था हम लोगों का 1.818। सिंस टाउ वी इज इक्वल टू 1.818, therefore टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। अब टाउ सी मैक्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इस वाले लाइन को हम लोग एक काम करते हैं कि अभी लिखते ही नहीं है कंक्लूजन। टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू, अब क्या है, M30 है, M30 के लिए देखिए वैल्यू कितना है 3.5। ये चीज़ ही आपको बस याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको नहीं गिवन होगा। अब आप यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपका टाउ सी जो है वो स्मॉलर है टाउ वी से, लेकिन आपका टाउ वी जो है वो स्मॉलर है टाउ सी मैक्स से, या इसको इस तरह से कह लीजिए कि टाउ वी ग्रेटर है टाउ सी से, लेस देन है टाउ सी मैक्स। देयरफॉर वी विल प्रोवाइड शेयर एनफोर्समेंट। अब शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को VUS निकालना है। तो या तो डायरेक्टली यहाँ पे पहले ये स्टेप लिख लीजिए, एज्यूमिंग, कोई भी तरीका एज्यूम आप लिख लीजिए, पहले सब करेक्ट होता है। एज्यूमिंग 8 mm 5 2 लेग्ड स्टीरप्स, तो आपका ASV कितना हो जाएगा? ASV इज इक्वल टू 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100.53। हम लोग अभी जस्ट निकाले थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, अब आपको SV का फॉर्मूला लिखना है। SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। अब आपको VUS निकालना होगा, तो नेक्स्ट पेज में आइए, VUS निकालिए। VUS इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। अब आपको VU का वैल्यू पता है 300 है, चेंज कर दीजिए न्यूटन में 10⁻³ माइनस टाउ सी अभी आप निकाले हैं 0.593, 0.593 इंटू 300 इंटू D है आपका 550, ये आ जाएगा 2095.6 न्यूटन, ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे SV का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 0.87 FY है 500, ASV है 100.53 इंटू D है आपका 550 होल डिवाइडेड बाई VUS। VUS है 2095.6, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 119.01 mm। अब 119.01 mm आया है, तो आप प्रोवाइड कितना कीजिएगा? तो देयरफॉर प्रोवाइड 115 mm हम लोगों को कम प्रोवाइड करना पड़ेगा राउंड फिगर में। 5 mm का हम लोग हमेशा राउंड फिगर लेके चलेंगे। प्रोवाइड 115 mm स्पेसिंग। अब ये आप 115 निकाले, सेम तरीका आप एज्यूम किए 8 mm 2 लेग्ड है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ASV मिनिमम से कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो ASV मिनिमम
चेक कर लीजिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 इंटू बी इंटू एस वी डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई। सारी चीज़ों को पुट कीजिए, ए एस वी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, मतलब ए एस वी मिनिमम इक्वल टू आ रहा है, मतलब आपका जो ए एस वी वो ग्रेटर आना चाहिए, ये आ जाएगा 0.4 इंटू बी है 300, एस वी आप प्रोवाइड कर रहे हैं 115 का, डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू एफ वाई 500, तो ये आ जाएगा 31.72 mm²। इसका मतलब है कि ए एस वी मिनिमम आपका कितना आ रहा है 31.72, आप प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 100.53, इसका मतलब ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर ए एस वी प्रोवाइडेड इज़ ग्रेटर देन ए एस वी मिनिमम, देयरफॉर ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे फाइनल लिख दीजिए, प्रोवाइड 8 mm 2-legged stirrups at a spacing of 115 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। बस इसको आप अगर बॉक्स बना के भी अपने अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो वो एक रिज़ल्ट जो होता है वो हाईलाइटेड हो जाता है, इसलिए इस तरह से लिखना चाहिए जब भी सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखेंगे। एसएससी जेई में आप छोड़ भी सकते हैं, वो पूरा आंसर्स चेक करते ही हैं वैसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आपको सॉल्व करना। लेंदी हुआ क्योंकि 2 पार्ट था, लेकिन आपको इससे समझ में आ गया कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं और लेंदी सॉल्व किए हैं, तो ये लेंदी है। आपको ये 1 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। कैलकुलेट द शेयर एनफोर्समेंट नहीं देगा, आपको बोलेगा फाइंड द स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स फॉर एन 8 mm 5 स्टीरप्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पेसिंग आप बताइए कि 8 mm 5 का अगर हम लोग स्टीरप एज्यूम करते हैं तो कितना स्पेसिंग पे देना पड़ेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जल्दी से क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि टाउ वी कम या ज़्यादा आ रहा है, जितना आ रहा है वो वैल्यू आपको VUS निकाल लेना है और VUS निकाल करके आपको प्रोवाइड कर देना फॉर्मूला में। अब इसके लिए आपको टाउसी का वैल्यू पता होना चाहिए, तो टाउसी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे आपको गिवन होगा कि या तो टाउसी नहीं दे करके आपको कोई वैल्यू बता देगा कि जैसे एज्यूम टाउसी इक्वल टू 0.29, या तो आपको कुछ वैल्यू दे देगा टाउ वी माइनस टाउसी का, आपको ये वैल्यू ही प्रोवाइड कर देगा कि डिफरेंस ऑफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेंथ इज़ इतना। अब वो टाउ वी माइनस टाउसी प्रोवाइड किया तो इंटू BD आप कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, VUS निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम आपको ये सारा तरीका बताएंगे कि किस किस तरह से कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिजाइन द शेयर एनफोर्समेंट ऑफ ए बीम ऑफ साइज 300 by 500 mm which is subjected to a working shear force of 120 kN. The beam is made up of M25 concrete and is reinforced with 425 bars of Fe415 steel. क्वेश्चन किसका है, डिज़ाइन का, और इसमें आपको बीम का साइज़ फिर से दे दिया है 300 by 500 साइज़ दिया है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग शेयर फोर्स। अब आपको लिख दिया वर्किंग, पिछले वाले में नहीं लिखा था वर्किंग तो भी वो वर्किंग ही था, इस वाले में वर्किंग लिख दिया तो भी ये वर्किंग है, इसको फैक्टर बना देंगे। ठीक है, बीम का कंक्रीट M25 है और स्टील जो उसमें प्रोवाइड हो रहा है वो Fe415 का है, और जो AST आप दिए हुए हैं वो 420 का दिए हुए हैं बेंडिंग के हिसाब से। आप इसका PT निकाल लेंगे। आपको डिज़ाइन करने बोला है, करना क्या है, वही सेम स्टेप्स दोबारा कर देने हैं, सेम से आपको आंसर जो होगा अब इस बार जल्दी आपका हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिज़ाइन में बस क्या है, हम लोग अब स्पेसिंग का चेक वगैरह भी लगा देंगे। AST का चेक तो हम लोग लगा ही रहे थे। क्या क्या गिवन है हम लोगों को, बीम का साइज गिवन है B 300 mm, कैपिटल D 500 mm, वर्किंग शेयर फोर्स V 120 kN। तो VU निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, या यहीं बगल में निकाल लेते हैं, VU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 120 इज इक्वल टू 180 kN। AST 425 कितना हो जाएगा, 4 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1256.6 mm²। M20 है 25,
एंड Fe415, ये कंडीशन आपको दे दिया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन करना शुरू करना है। आपको डी दिया हुआ है, आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए अपना क्लियर कवर, एज्यूम या इफेक्टिव कवर कर लीजिए। इफेक्टिव कवर DC इज इक्वल टू 50 mm। अब देखिए इसमें भी आपको ना दो तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, वही जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो इफेक्टिव कवर एज्यूम कर लीजिए, या नहीं तो सेकेंड अप्रोच यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड अप्रोच कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्लियर कवर एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम क्लियर कवर। अब आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन, आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आप 30 mm एज्यूम कर लेते हैं, तो 30 आपको क्लियर हो गया। हाफ ऑफ द डायमीटर आपको पता है यहाँ गिवन है 20 mm, इसका मतलब हाफ ऑफ द डायमीटर कितना होगा, 10 होगा। तो आप यहाँ पे निकालिए इफेक्टिव कवर DC इज इक्वल टू 30 प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, हाफ इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 mm। दोनों ही करेक्ट है। आपको एज्यूम करना है, यहाँ भी आप एज्यूम ही किए 30 mm, कौन सा कंडीशन लिए वो आप मॉडरेट डिसाइड कर लिए। यहाँ भी आपको एज्यूम ही करना था, आप इफेक्टिव कवर को ही एक बार में एज्यूम कर लिए। एक ही चीज़ आप 50 से करके आपका टोटल डेप्थ अभी इफेक्टिव हो जाएगा 450 इस केस में, इससे देखिएगा तो 460 हो जाएगा। आप दोनों ही करेक्ट हैं, आप जिसको चाहें उस वाले पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। एज्यूम ही करना था तो आप, कोई एक स्टूडेंट क्लियर एज्यूम कर सकता है, कोई इफेक्टिव एज्यूम कर सकता है। आंसर्स अलग अलग आते हैं RCC में और सबों के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का इफेक्टिव कवर हो गया। अब हम लोगों को ओवरऑल डेप्थ निकालना है, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो इफेक्टिव डेप्थ, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, इजिकल टू D माइनस DC हो जाता है, इजिकल टू 500 माइनस 50 mm। तो हम लोगों का इफेक्टिव D आ जाएगा 450 mm। ये हम लोग निकाल लिए। अब जब D मिल गया, B मिल गया, VU पता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या निकालेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। आप इसको यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 चाहे तो इसको दे दीजिए, कोई इशू नहीं, आप किसी को भी स्टेप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टेप के पैटर्न में ही हो। आप यहाँ पे इसको स्टेप नंबर 2 दे दीजिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेप वाइज भी करने की आदत होती है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग टाउ V बोलेंगे। तो ये क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए हमेशा न्यूमेरिकल में, VU/BD। उसके बाद उसका वैल्यूज़ पुट कीजिए, 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन के लिए, mm² के लिए B है आपका 300 और D हम लोग निकाले हैं 450। तो ये आ जाएगा 1.33 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब टाउ V आपको पता चल गया। नेक्स्ट अब आपको क्या जानना है, टाउ C जानना है। टाउ C जानने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 कर दीजिए इसको, परसेंटेज ऑफ स्टील PT इज इक्वल टू AST/BD इंटू 100। इसको भी पुट कर दीजिए, 1256.6 डिवाइडेड बाई B है 300, D है 450 इंटू 100 कर दीजिए। ये आ जाएगा 0.93%। अब PT आपको मिल गया। FC के क्वेश्चन में आपको गिवन है M25। अब आप टाउ C और टाउ C मैक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, स्टेप 4 दे दीजिए इसका नाम। स्टेप 4 में आप चेक कर लीजिए टाउ C मैक्स। तो टाउ C मैक्स इज इक्वल टू, अब आपको ग्रेड क्या दिया है, M25। अब यहाँ से हम लोग टेबल नहीं देखते हैं। अब हम लोगों को पता था कि 2.1 है, 2.4 है, सॉरी 2.5 है, 2.8 है। हम लोग यही चीज़ याद किए थे ना कि 2.5, 2.8, 3.1, यहाँ तक 0.3 का गैप है। इसके बाद आपका 3.5 था। तो 3.5 किसके लिए था, M30 के लिए था। ये किसके लिए था, 25 के लिए, ये 20 के लिए, ये 15 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर तुरंत में हम लोग इसको 0.4 लेकर के एडजस्ट किए थे, तो 3.7 हो गया था 35 के लिए। उसके बाद 3.7 के बाद वापस 0.3 पे आ गए थे, तो ये हो गया था 4, ये 40 एंड अबोव के लिए हो गया।
ये वाला टेबल आपको डायरेक्टली यहीं से याद कर लीजिए, चाहे जिस लॉजिक से याद कीजिए। मेरे पास अपना लॉजिक है याद करने का, आप अपने तरीके से कीजिए। आपको 25 है मतलब 3.1 इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लिखना क्या है यहाँ पे, एज पर, क्योंकि वो आप ये वैल्यू कहाँ से लाए, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप कहीं पे कैलकुलेट तो किए नहीं, गिवन था नहीं, तो आप कहीं से याद करके लिखेंगे। आपको लिखना पड़ेगा एज पर टेबल 20 IS 456/2000, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप सही जगह से रेफरेंस लेकर के बना रहे हैं। अब आपका टाउसी मैक्स निकल गया, तो टाउसी आपका कितना होगा, तो टाउसी आपको निकालना होगा टेबल नंबर, सॉरी ये टेबल नंबर, हाँ ठीक है, टेबल 20 था, ये टेबल नंबर 19 है, IS 456/2000, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका PT कितना है, 0.93%। हम लोगों के पास अलग अलग PT के लिए, फॉर PT इज इक्वल टू 0.75%, इसके लिए एक वैल्यू है कोड में, और PT इज इक्वल टू 1%, इस दोनों के लिए वैल्यू है। PT के लिए आपका टाउसी का वैल्यू गिवन है 0.75 के लिए भी और 1 के लिए भी। ये वाला के लिए तो आपको टेबल देखना ही पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली अभी यहाँ लिखे थे 0.75, सॉरी हम लोगों को चाहिए M25 के लिए। 25 के लिए देखिए 0.75 के लिए आपको रिक्वायर्ड है 0.57 है, और 1 के लिए 0.64 है। ये 0.57 है आपको 0.75% स्टील के लिए, और ये 0.64 है 1% के लिए। आपको निकालना है फॉर PT इज इक्वल टू 0.93%। इसके लिए आप इंटरपोलेशन कर लीजिए, फिर से सेम आपको यहाँ पे इंटरपोलेशन लिखना पड़ेगा, टाउसी इज इक्वल टू, और आप अपने हिसाब से इसको वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। इंटरपोलेशन आपको कर देना है, ये आ रहा है 0.62, ठीक है। ये आपका टाउसी आ गया, टाउसी इज इक्वल टू 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये टाउसी आ गया, टाउवी आप यहाँ निकाल चुके हैं 1.33, तो इसका, और टाउसी मैक्स है 3.1, इसका मतलब है कि आप यहाँ कंक्लूजन लिखिएगा कि टाउसी इज लेस देन टाउवी विच इज लेस देन टाउसी मैक्स, therefore we will provide shear reinforcement। और डिज़ाइन में तो ये सारी चीज़ें लिखना और कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा हर एक स्टेप, क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से, इसीलिए। अब आपको शेयर रेनफोर्समेंट देना है, तो शेयर रेनफोर्समेंट देना है तो आपका टाउवी माइनस टाउसी वैल्यू कितना है, टाउवी माइनस टाउसी इंटू BD करेंगे, तो ये हम लोगों का क्या निकल करके आ जाएगा, VUS निकल करके आ जाएगा। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रहने देते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5। ये स्टेप नंबर 5 क्या होगा हम लोगों का, अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। इस पूरे में कहीं पे भी देखिए आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सा स्टीरअप देना। अभी तक हम जितना भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सारा आप देखिए कि हम वर्टिकल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, इसमें भी आपको कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि आपको कौन सा स्टीरअप एज्यूम करना है। तो हम क्यों डिफिकल्ट वाला एज्यूम करेंगे, हम इजी वाला एज्यूम करेंगे। हमारे पास जब लग्जरी आपने दे दिया है तो हम वहाँ पे इजी वाला एज्यूम करके हम इसमें बीटा और मल्टीप्लाई करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, हमको करना ही नहीं है जो एंगल आ रहा था उसको। तो हम यहाँ पे क्या किए, वर्टिकल एज्यूम किए। इस वाले क्वेश्चन में बोला डिज़ाइन, अब डिज़ाइन करने बोला है तो हम वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, हम क्यों इंक्लाइन प्रोवाइड करने होंगे। अगर बोलता डिज़ाइन द वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट या डिज़ाइन द इंक्लाइंड शेयर रेनफोर्समेंट बोलता, तो आपको फिर मजबूरी हो जाती कि आपको इंक्लाइंड वाला फॉर्मूला लगाना है। हो सकता है क्वेश्चन में अल्फ़ा का वैल्यू जो इंक्लिनेशन है एंगल वो नहीं गिवन रहता, तो फिर आपको वो एज्यूम करना है कि हम लोग जनरली 45 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको आपको अल्फ़ा की जगह पे पुट करना है, फिर उसके हिसाब से आपका आंसर आता। इस क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं गिवन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे तब वहाँ हम लोग इंक्लाइंड और बेंट अप बार्स के लिए करेंगे कैलकुलेशन। आज वाले इस पूरे लेक्चर में जो टारगेट था वो था कि वर्टिकल स्टीरअप्स को कितने तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है कभी भी एग्जाम में भी, तो आप एज्यूम कीजिए कि आप वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग वर्टिकल स्टीरअप्स, ताकि अब एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये वर्टिकल स्टेप्स देखते ही समझ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए एज्यूमिंग, या आप इसको ऐसे लिखिए, एज्यूमिंग 2 बार हो जाएगा, इसको आप लिखिए प्रोवाइडिंग।
providing vertical stirrups and assuming 8 mm phi two-legged stirrups। क्यों किए? क्योंकि बी हम लोगों का 300 था, तो टू लेग्ड याद रखना है वैसे ही, ठीक है। अब इसका ASV हम लोगों को पता है कि ASV इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, आप लोगों को ऐसे लिखना नहीं है, हम इसको इरेज ही कर देते हैं, पूरा हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्योंकि फिर आप मिस्टेक कर जाइएगा। 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर करके फिर आपको यहाँ बताना है कि 100.53 mm² आपका ASV प्रोवाइडेड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि SV क्या हो जाएगा, 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। अब आपसे यहाँ पे VUS पूछा जाएगा, तो अब आपको VUS निकालना है। VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ CBD, या इस बार हम चलिए अब दूसरे तरीके से निकाल देते हैं, ताकि वो कन्फ्यूज़न भी जिन स्टूडेंट्स को हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD, इस तरह से आपको VUS निकाल लेना है। तो टाउ V कितना आ रहा है, 1.33 माइनस टाउ C कितना है, 0.93 है शायद, 0.93, ठीक है, इंटू B कितना है 300, D कितना है 450 है आई गेस। तो इससे हम लोगों को VUS मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, ये परसेंटेज वाला वैल्यू पुट कर दिया है। हम लोगों का टाउ C आया था 0.62, तो यहाँ पे हम लोगों का ये हो जाएगा 1.33 माइनस 0.62, अब ये आ जाएगा 95850 न्यूटन। टाउ V माइनस टाउ C करना था, तो टाउ V का वैल्यू सही लिए थे, टाउ C का वैल्यू गलत ले लिए थे, PT का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए थे गलती से, तो टाउ C 0.62 आया था, ये आया 95850। आप इसको VU माइनस टाउ C BD करके भी निकालिए, 95750 के आसपास ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगा। डेसिमल के बाद वो चेंज होगा, 95 रहेगा, ठीक है। ये VUS आ गया। अब हम लोग SV निकाल सकते हैं, 0.87 FY है इस क्वेश्चन में 415 इंटू ASV है 100.53 इंटू D है 450 होल डिवाइडेड बाई VUS 95850, तो ये आ जाएगा 170.4 mm। अब ये आप एज्यूम किए थे, अब दोनों चीज़ों को आपको वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। आंसर आप यहाँ निकाल चुके हैं, लेकिन अब आप इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। डिज़ाइन के में बस यही लास्ट स्टेप आपको लिखना है। चेक क्या क्या होगा, ASV प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 100.53 mm², या प्रोवाइड किए, चेक कर लीजिए ASV मिनिमम से। ASV मिनिमम शुड बी इक्वल टू, ग्रेटर अब हटा देते हैं, इक्वल टू 0.4 इंटू B इंटू SV, इसको लिखते ही इस तरह से हैं, डिवाइडेड बाई 0.87 FY। वैल्यूज पुट कीजिए, 0.4 इंटू 300 इंटू SV जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 170.4, तो सॉरी 170.4 है, तो आप यहाँ पे पहले अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रोवाइड कीजिएगा, 170, कम ही प्रोवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे 170 आप ले लीजिए, 0.4 इंटू B इंटू SV हो गया, डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू FY 415, तो ये आ जाएगा 56.5 mm²। Therefore ASV provided is greater than ASV minimum, therefore okay। ये हो गया पहला चेक। दूसरा चेक स्पेसिंग के लिए, मैक्सिमम स्पेसिंग SV मैक्स। तो SV मैक्स के लिए IS कोड क्या क्राइटेरिया बताता है कि अब क्योंकि हम लोग वर्टिकल एज्यूम किए हैं, तो वर्टिकल एज्यूम किए तो 0.75 D एंड 300, इन दोनों में से जो हम लोगों का मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ, इस तरह से कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोगों का ये 0.75 इंटू D कितना होगा, यहीं बगल में इसको प्रोवाइड कर दीजिए। इसको एक्चुअली हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग SV मैक्स
शुड बी मिनिमम ऑफ, अब मिनिमम ऑफ करके यहाँ वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। पहला 0.75 डी इज इक्वल टू 0.75 इंटू 450 mm, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 337.5 mm। दूसरा केस क्या है आपका 300 mm किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो आपका एस वी मैक्स क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो प्रोवाइड कर सकते हैं ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं 300 mm। तो आप जो प्रोवाइड किए हैं देयर फॉर एस वी प्रोवाइडेड इज लेस देन एस वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू से कम है, देयर फॉर एस वी इज इक्वल टू 170 mm इज ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली एक लाइन में आप अपना आंसर जो आपका फाइनल आया है वो लिख दीजिए, प्रोवाइड, या इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना ही है। देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm फाई 2-legged vertical stirrups at a spacing of 170 mm सेंटर टू सेंटर, क्योंकि दोनों इन्फोर्समेंट के सेंटर से सेंटर ही डिस्टेंस लेते हैं ना। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अब इसके साथ साथ आपको बनाना है डायग्राम, क्योंकि अब आप डिसाइड तो कर लिए कि आप 170 mm देंगे, आपको वर्टिकल स्टीरअप्स है, तो आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप बीम का डायग्राम बना दीजिए, जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा होगा। ये हम लोगों का बीम हो गया। इस बीम को किसी भी तरह से या तो कॉलम से दिखा दीजिए या सपोर्ट से दिखा दीजिए, कोई इश्यू तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता तो है नहीं कि कंडीशन क्या है हम लोगों का। ठीक है। अब आपका बॉटम में बार दिया हुआ था कुछ 420 का, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए उसको। टॉप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो टॉप के बार को सिर्फ इस तरह से बना दीजिए, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो लिखना नहीं है, क्योंकि स्टीरअप्स दे रहे हैं तो कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोगों का टॉप का बार भी होगा। अब आपको स्टीरअप्स आप निकालें। स्टीरअप्स जब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अब एक यहाँ पे आप IS कोड का क्लॉज यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। IS कोड कहता है कि स्टीरअप्स should be provided at a distance less than 50 mm from supports। इसके कहने का मतलब ये है, IS कोड कहता है कि जो पहला स्टीरअप आप प्रोवाइड कीजिएगा वो इस सपोर्ट से कितने दूरी पे होगा। हो सकता है आपने डिसाइड किया कि स्पेसिंग आया 170 तो आप पहला वाला 170 पे प्रोवाइड किए, तो नहीं, पहला वाला जो आपको प्रोवाइड करना है, ये जो आपका ये जो गैप बन रहा है, ये गैप मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है 50 mm। मतलब पहला आप या तो एकदम सपोर्ट पे प्रोवाइड कर दीजिए या नहीं तो सपोर्ट के 50 mm के अंदर प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद वहाँ से आप स्पेसिंग इक्वल ले लेंगे 170 mm का, और 170 mm पे आप अपने स्टीरअप्स को आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग अभी जो कैलकुलेशन किए हैं, अभी हम लोगों का कैलकुलेशन इक्वल स्पेसिंग के लिए है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि जो शेयर फोर्स आया था वो शेयर फोर्स क्या यूडीएल के लिए आया था या पॉइंट लोड के लिए आया था, शेयर फोर्स डायग्राम कैसा था, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको बस बता दिया गया कि 120 किलो न्यूटन का वैल्यू है, बस। अब आपको उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो आप कैलकुलेशन में इक्वल स्पेसिंग मान करके प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे आप ये स्पेसिंग दिखा दीजिए, ये स्पेसिंग को दिखा के इसको मेंशन कर दीजिए कि SV इज इक्वल टू 170 mm। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एरो लगा के दिखा दीजिए 8 mm
5 2-legged stirrups, ताकि पता चले कि ये वाला लाइन कौन सा है। हम तो अभी कलरफुल बना रहे हैं, आप तो बुक में जब बनाएंगे तो एक ही कलर से सारा होगा, या हार्डली आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर लेके गए होंगे, ब्लू और ब्लैक हो सकता है, रेड भी पेन हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम में रेड पेन तो क्योंकि यूज़ नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका है, तो आप ब्लू और ब्लैक से ही आप कोशिश करेंगे कि ये बनाने का। तो इसके सब चीज़ों को आपको यहाँ मैंशन कर देना है। इस ग्रीन वाले को आपको मैंशन कर देना है कि ये है आपका 425, ब्रैकेट में चाहे तो आप इसको लिख दीजिए AST, ताकि पता चले कि ये AST है। उसके बाद बीम का ओवरऑल डेप्थ दिखाने का अगर मन है तो यहाँ से आप ओवरऑल डेप्थ दिखा दीजिए नीचे तक। ये कितना था, 500 mm, ठीक है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दिखा नहीं सकते हैं इसमें। तो ये टोटल आपका डायग्राम बन जाएगा, और ये डायग्राम हमेशा बनाना है जब भी डिज़ाइन का क्वेश्चन होगा, तो डायग्राम हमेशा बनाना है, क्योंकि आपने क्या डिज़ाइन किया, उसको किस तरह से प्रोवाइड किया, वो भी आपका एग्जामिनर चेक करना चाहेगा। तो ये पहला वाला का गैप आप 50 mm दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि आप कहीं यहाँ से पहला रेनफोर्समेंट आपका ये आ जाता और ये 170 हो जाता तो रॉन्ग हो जाता, इसका आपको 1 मार्क्स काट लेता। वो नहीं ड्राइंग बनाइएगा तो भी 1 मार्क्स काटेगा। तो ड्राइंग बनाना है और परफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया हम आपको समझाए। तो आई होप कि आज के इस क्लास में जो हम ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझाए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।